नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ताहिर। मैं एक मनोचिकित्सक, डी एडिक्शन एक्सपर्ट, काउंसलर और सेक्सोलॉजिस्ट हूं। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, जिसे हम मन का कैंसर भी बोलते हैं। मन का कैंसर इसलिए क्योंकि शारीरिक बीमारियों के अंदर जो स्टेटस कैंसर का होता है, वही स्टेटस मानसिक बीमारियों के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया का होता है, जो कि एक गंभीर मानसिक बीमारी है। अब दोस्तों, सिज़ोफ्रेनिया को हम स्प्लिट पर्सनैलिटी भी बोलते हैं, क्योंकि सिज़ोफ्रेनिया का जो मरीज होता है, उसके बिहेवियर में, इमोशंस में, एक्सप्रेशन के अंदर, उसकी बातों में कोई सामंजस्य नहीं होता। जैसे कि अगर कोई सिज़ोफ्रेनिया का मरीज है, उसकी मदर का देहांत हो गया, तो ये न्यूज़ अपने दोस्तों को देते समय वो अचानक से खिलखिला के हंस पड़ सकता है, क्योंकि उसका जो जजमेंट है, उसका सब कुछ रियलिटी से कॉन्टेक्ट टूट जाता है। वो इमोशंस को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो दोस्तों, सिज़ोफ्रेनिया जो है बीमारी, इसकी जो प्रिवलेंस है 1% पाई जाती है, यानी कि किसी भी समय किसी पॉपुलेशन के अंदर 100 में से एक इंसान को सिज़ोफ्रेनिया हो सकता है। अब ये मेल को, फीमेल को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको सबको किसी को भी हो सकता है। खासकर 15 साल से लेकर 25 साल के लोगों के अंदर ये ज़्यादा पाया जाता है। अब सिज़ोफ्रेनिया के दोस्तों हम सिम्पटम्स की बात करते हैं, जो कि कई कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड हैं, जैसे पॉजिटिव सिम्पटम्स, नेगेटिव सिम्पटम्स, मूड सिम्पटम्स, कॉग्निशन सिम्पटम्स। अब पहले हम बात करते हैं दोस्तों पॉजिटिव सिम्पटम्स के बारे में, जिसके अंदर डेल्यूजन और हेलुसिनेशन आते हैं। अब डेल्यूजन का मतलब है फाल्स फर्म बिलीफ, यानी झूठी पक्की सोच, जिस पर कि मरीज को पूरा भरोसा होता है, और उस सोच के खिलाफ अगर हम 1000 दलीलें दें, 1000 डिबेट करें, तब भी मरीज मानता नहीं है। उसे लगता है कि उसकी वो सोच पक्की है। फॉर एग्जाम्पल, डेल्यूजन कई टाइप के हो सकते हैं। पहला होता है डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। शिजोफ्रेनिया का जो मरीज है, हर चीज को अपने आप से रेफरेंस करके जोड़ के देखता है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं वो जा रहा हो, आसपास में 2-3 लोग खड़े बातें कर रहे हो, उसे लगता है उसकी बातें कर रहे हैं। अगर वो कहीं जा रहा हो, उसके पीछे से कोई हंस दिया हो, तो उसे लगता है कि उसकी मजाक उड़ा रहा हो। तो हर चीज को अपने आप से कोरिलेट करता है, जबकि रियलिटी में नहीं होती। दूसरा होता है डेल्यूजन ऑफ परजिक्यूशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट डेल्यूजन पाया जाता है शिजोफ्रेनिया के मरीजों के अंदर। डेल्यूजन ऑफ परजिक्यूशन का मतलब है, शिजोफ्रेनिया के मरीज को लगता है सारी दुनिया उसके पीछे पड़ी हुई है, पुलिस वाले उसके पीछे पड़े हुए हैं, सब लोग उसे मारना चाहते हैं, ऑफिस में भी उसके खिलाफ षड्यंत्र चलते हैं, यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उसे मारना चाहते हैं, उसे किसी केस में फंसाना चाहते हैं, उसके खाने में जहर डाल सकते हैं। तो ये होता है डेल्यूजन ऑफ परजिक्यूशन। इसके अलावा एक होता है डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल। शिजोफ्रेनिया के मरीज को लगता है कि उसकी जो एक्टिविटीज हैं, जो भी काम वो करता है, वो उसके कंट्रोल में नहीं है, कि उसे कोई और आउटर एजेंसी कंट्रोल कर रही है। आउटर एजेंसी कंट्रोल कर रही है मतलब, उसे लगता है कि जैसे उसके दिमाग में किसी ने कंप्यूटर की चिप डाल दी है, या बॉडी के किसी हिस्से में कंप्यूटर की चिप डाल दी है, और वो बाहर से कंट्रोल किया जा रहा है। इसके अलावा डेल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी भी होता है, यानी कि उसे, अगर कोई पत्नी है तो उसे अपने पति पर, या पति है तो उसे अपनी पत्नी पर शक होता है कि उनका कहीं अफेयर चल रहा है, या किसी के साथ वो सोते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी में लिप्त हैं। इसके अलावा दोस्तों एक होता है बिजार डेल्यूजन, यानी कि बड़ा अटपटा सा डेल्यूजन शिजोफ्रेनिया में पाया जाता है। उसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि इंसान बड़ी अजीब सी बातें करता है। जैसे कोई मरीज बोलेगा कि बराक ओबामा का फोन मेरे पास आता है, वो मुझसे पूछते हैं कि आसपास की कंट्रीज जैसे इराक, ईरान, रशिया पर कैसे अटैक करना है। और कई बार वो बोलता है नरेंद्र मोदी जी का फोन आया था, वो पूछ रहे थे मुझे चुनाव कैसे जीतना है, स्ट्रेटेजी समझाओ। तो इस प्रकार के अटपटे से डेल्यूजन उस इंसान के अंदर आते हैं, जो उसे काफी पक्के लगते हैं, सच्चे लगते हैं। अब दोस्तों, उसके अलावा एक होता है हेलुसिनेशन, यानी कि झूठे आभास। इसके अंदर इंसान के आसपास अगर कुछ कोई नहीं भी होता, तो उसे आवाजें आती है, जिससे कि मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन पाया जाता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन, जिसके अंदर उसे एक इंसान की या एक से अधिक इंसानों की आवाजें आ सकती हैं, जो उसे कमांड करती हैं कि ये कर, अब वो कर। तो इन आवाजों के चलते इंसान काफी डरा सहमा सा होता है। इन आवाजों को वो रिप्लाई भी करता है, जिसे कि हम कई बार बोलते हैं मटरिंग टू सेल्फ, यानी कि अपने आप से बातें कर रहा है, जबकि वो अपने आप से बातें नहीं कर रहा होता, इन आवाजों को जवाब दे रहा होता है। तो ये होता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। और कई बार ये उसे एक इंसान की आवाज आती है, कई बार एक से ज्यादा इंसान की आवाजें आती हैं, जो कि उसकी एक्टिविटी पर टीका टिप्पणी कर रही होती है, उसे गालियां बक रही होती है, एब्यूजिव वर्ड्स यूज कर रही होती है। अब इसके अलावा एक होता है विजुअल हेलुसिनेशन, जिसके अंदर इंसान के आसपास कोई नहीं होता, पर उसे थोड़ी अजीब सी आकृतियां दिखती है, जैसे कि भूत प्रेत या कुछ आत्मा, पिशाच वगैरह उसे दिखते हैं। इसके अलावा कुछ गस्टेटरी हेलुसिनेशन होते हैं, जिसे उसमें उसका जीभ का टेस्ट बदल जाता है। कई बार ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन होते हैं, उससे अजीब सी स्मेल आती है। तो ये थोड़े कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब दोस्तों, हेलुसिनेशन के बाद हम बात करते हैं नेगेटिव सिम्टम्स की। नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर एक होता है एनहेडोनिया, यानी कि जिन कामों में से पहले इंटरेस्ट आता था, मजा आता था, अब उन कामों में से इंटरेस्ट नहीं आता। एक होता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब है, पहले जिन कामों के प्रति उसमें क्रेज था, पैशन था, वो काम वो एकदम छोड़ देता है। जैसे स्कूल का जाने वाला स्कूल छोड़ देता है, कॉलेज जाने वाला इंसान कॉलेज छोड़ देता है, जॉब पर, नौकरी पर जाने वाला, बिजनेस में जाने वाला इंसान वो सब छोड़ देता है, और घर में कैद हो जाता है, आइसोलेटेड हो जाता है।
एक होता है एलोजिया। एलोजिया मतलब उसकी आवाज, बातें एकदम कम हो जाती है, वो एकदम मौन मौन धारण कर लेता है, काफी कम बोलता है, उसके वर्ड्स, उसके वाक्य सब कुछ एकदम कम हो जाते हैं एलोजिया के अंदर, बोलना बिल्कुल बंद कर देता है। अब एक होता है ए सोशियलिटी, मतलब वो ए सोशल हो जाता है, सोशली विड्रॉल हो जाता है, अपने आप में सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, किसी से बात नहीं करता, किसी से रिश्ते नाते नहीं रखता, घर में दिन भर पड़ा रहता है। इसके अलावा दोस्तों उसके अंदर कुछ डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर भी पाया जाता है, जैसे कि दिन भर घर में पड़ा रहता है, अपनी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता, ब्रश वगैरह नहीं करता, 10-10 दिन नहाता नहीं है, खाना नहीं खाता, हाइजीन मेंटेन नहीं करता, कई बार तपती गर्मी के अंदर छत पे जाके खड़ा हो जाता है, सारे कपड़े उतार देता है। ऐसे अजीबोगरीब से डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर वो इंसान करता है। अब दोस्तों इसके बाद आते हैं मूड सिम्टम्स। मूड सिम्टम्स के अंदर क्या होता है कि उसकी जो इमोशंस की रेंज है वो काफी कम हो जाती है, इमोशंस काफी रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, काफी ब्लंटेड हो जाते हैं, मतलब ना बहुत ज्यादा खुश होता है, ना बहुत ज्यादा दुखी होता है। वो सारी इमोशंस एकदम ब्लंटेड हो जाते हैं, मतलब उनके इमोशंस की इंटेंसिटी एकदम कम हो जाती है। और कई बार एकदम फेस स्टोनी फेस हो जाता है। आपने देखा होगा मार्केट के अंदर जो बेगर्स होते हैं, जो हवा में पत्थर मारते रहते हैं, इशारे करते रहते हैं, उनके कई बार चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम डेड होते हैं, यानी बिल्कुल भी नहीं होते। आसपास कोई इंसान कुछ बोलता होता है वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वो अपनी दुनिया के अंदर रमे रहते हैं। तो इसलिए ऐसे ऐसे इमोशंस भी देखे गए हैं ऐसे पेशेंट के अंदर। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं थॉट डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? इनके अंदर 3 चीज पाई जाती है: थॉट इंसर्शन, थॉट विड्रॉल एंड थॉट ब्रॉडकास्टिंग। थॉट इंसर्शन का मतलब इंसान को लगता है मेरे दिमाग में जो विचार चल रहे हैं वो मेरे अपने नहीं है, किसी ने बाहर से मेरे दिमाग के अंदर विचार डाल दिए हैं, यानी कोई कंप्यूटर चिप के थ्रू, पेन ड्राइव के थ्रू या मोबाइल के रेडिएशन के थ्रू मेरे दिमाग में विचार डाल दिए हैं। दूसरा होता है थॉट इंसर्शन। इसके अंदर इंसान को लगता है मेरे दिमाग के विचार है सारे किसी ने सोख लिए, मतलब बाहर निकाल लिए, खींच लिए, और मेरे दिमाग में अपना कोई विचार नहीं बचा। इसके अलावा दोस्तों तीसरा होता है थॉट ब्रॉडकास्टिंग, यानी उसे लगता है इसके दिमाग में जो भी बात वो सोचता है, जो भी विचार चल रहे हैं चारों तरफ ब्रॉडकास्ट हो जाते हैं, टीवी में, रेडियो पर, एफएम पर, हर जगह उसके विचार ब्रॉडकास्ट हो जाते हैं। अब ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन उस मरीज को पक्का भरोसा होता है। तो दोस्तों ये कुछ सिम्टम्स थे शिजोफ्रेनिया के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके कारणों की। कारणों के अंदर एक तो दोस्तों कारण होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जेनेटिक, यानी कि फैमिलीज के अंदर अगर ये शिजोफ्रेनिया रन कर रही है तो आपके अंदर हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी इंसान में शिजोफ्रेनिया है तो उसके सिबलिंग्स को, यानी कि भाई बहन को होने के चांस 8% होते हैं। अगर सिंगल पेरेंट में, यानी माता पिता में से किसी एक को शिजोफ्रेनिया है तो उसके बच्चे में होने के चांसेस होते हैं 10%। अगर दोनों पेरेंट्स को शिजोफ्रेनिया है तो बच्चे में होने के चांसेस होते हैं 40%। अगर डाइजाइगोटिक ट्विंस है तब चांसेस होते हैं 12%, और अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस है तब चांसेस होते हैं 50% तक। तो यानी कहने का मतलब है, इन शॉर्ट, जेनेटिक बीमारी है, अगर जीन्स के अंदर रन कर रही है तो आपको हो सकती है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस का, यानी सीरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन की अधिकता की वजह से ये बीमारी होती है। इसके अलावा अगर ग्लूटामेट का लेवल कम है, ग्लूटामेट भी एक न्यूरोकेमिकल है, उसका लेवल अगर कम है तो वो ज्यादा बढ़े, तो जो ज्यादा बढ़े डोपामिन को कम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मतलब डोपामिन बढ़ जाता है, यानी ग्लूटामेट की कमी होने की वजह से डोपामिन और बढ़ जाता है, तो वो भी एक कारण है। इसके अलावा एसिटिलकोलिन की कमी से भी हो सकता है। अब दोस्तों इसके अलावा जो ऐसी कुछ मान्यता, ऐसी कुछ स्टडीज देखी गई हैं जिनके अंदर कहा गया है कि अगर विंटर में जो बच्चे पैदा होते हैं, सर्दियों में, उनमें सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जिन मदर्स को प्रेगनेंसी के समय न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिला होता उनमें चांसेस ज्यादा होते हैं। जो लोग ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन, जिसमें हाई डेंसिटी पॉपुलेशन हो, जैसे 10 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हो ऐसी सिटीज में, वहां भी स्ट्रेस के चलते सिजोफ्रेनिया की संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा अगर किसी सिटी में इन्फ्लुएंजा का आउटब्रेक हुआ हो, इन्फ्लुएंजा जो वायरल इन्फेक्शन है, तो उसके बाद भी आने वाले बच्चों में इसके चांसेस होते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट के अंदर जो मेन स्टेफ ड्रग है वो है एंटीसाइकोटिक। अब 2 टाइप की होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। अब फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स, जिसके चलते इन्हें कम यूज किया जाता है। तो हम अधिकतर केसेस में सेकंड जनरेशन प्रेस्क्राइब करते हैं, जिसके अंदर एसडीए होते हैं, यानी सीरोटोनिन डोपामिन एंटागोनिस्ट, जो कि सीरोटोनिन डोपामिन जो लेवल बढ़ गए थे उन्हें कम करती हैं, जैसे कि ओलेंजापिन, क्वेटापिन, क्लोजापिन वगैरह। इनको लंबे समय तक हमें देना होता है दोस्तों। अब अगर पहला एपिसोड भी किसी को आया है सिजोफ्रेनिया का, तो कम से कम 1 से लेकर 3 साल तक इसका इलाज चलता है। और अगर पेशेंट की कॉम्प्लियंस पुअर है, अधिकतर केसेस में क्या होता है, पेशेंट दवाएं लेता नहीं है, दवाएं पीछे छोड़ देता है, तो उस केसेस के अंदर लंबा भी इलाज चलता है, और अधिकतर केसेस में लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है। अब दोस्तों जो ऐसे पेशेंट होते हैं, इलाज नहीं ले पाते हैं, ओरल थेरेपी ले नहीं पाते हैं, कॉम्प्लियंस जिनकी काफी पुअर है, उनके अंदर हम लॉन्ग एक्टिंग एंटीसाइकोटिक्स सजेस्ट करते हैं, जो कि 15 दिन में सिर्फ 1 इंजेक्शन देना होता है, या फिर 1 महीने में 1 इंजेक्शन देना होता है, जो कि काफी एक अच्छी इंजेक्टेबल अप्रोच है। इसके बाद दोस्तों काउंसलिंग का भी काफी अच्छा रोल है। हम इसमें सपोर्टिव साइकोथेरेपी देते हैं। इसके अलावा हम
फैमिली थेरेपी देते हैं। फैमिली थेरेपी का काफी अच्छा रोल है, क्योंकि एक सिजोफ्रेनिया में एक चीज होती है एक्सप्रेस्ड इमोशंस। उसमें 3 चीजें होती हैं, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, क्रिटिकल कमेंट्स एंड हॉस्टिलिटी। मतलब जो सिजोफ्रेनिया के मरीज होते हैं, घर वाले कई बार होता है उनके साथ मारपीट करते हैं, जिसे हॉस्टिलिटी बोलते हैं। कई बार उन्हें क्रिटिकल कमेंट्स पास करते हैं, क्योंकि जवान बच्चा है, कमा नहीं रहा और घर के अंदर बोझ बना हुआ है, तो कई बार उस पर कमेंट्स भी पास कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसे केसेस में। और तीसरा है इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। कई बार क्या होता है कि उस पर कुछ ज्यादा ओवर उसका प्रोटेक्शन करते हैं, ओवर केयरिंग करते हैं, उसका जरूरत से ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो अगर ये तीनों फैक्टर्स हैं तो इसे हम बोलते हैं एक्सप्रेस्ड इमोशंस। तो अगर किसी फैमिली के अंदर एक्सप्रेस्ड इमोशन पाए जाते हैं तो सिजोफ्रेनिया का प्रोग्नोसिस काफी पुअर होता है, यानी कि उसके ठीक होने के चांसेस काफी कम होते हैं। तो दोस्तों ये था सिजोफ्रेनिया के बारे में, जो कि एक काफी गंभीर मानसिक समस्या है। और अपने निजी जीवन में काफी मैंने ऐसे एक्सपीरियंस का भी अनुभव किया है, जिसके चलते काफी दुख होता है कि समाज में ऐसे लोग हैं जिनका ट्रीटमेंट टाइम पे हो नहीं पाता, जो किसी न किसी स्ट्रेस के भी शिकार हैं। फॉर एग्जांपल, एक बार मेरी सेकेंड ईयर पीजी के अंदर एक पेशेंट आया था जो मुस्लिम फैमिली से था। उसकी एज थी करीब 25 ईयर्स, जो कि इंजीनियरिंग का एक टॉपर छात्र था। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया था, किसी और से मैरिज कर ली थी, तो उसके चलते उस इंसान के अंदर सिजोफ्रेनिया डेवलप हो गया था। और उसके अंदर इतने ज्यादा सिम्टम्स आ रहे थे, उतने ज्यादा उसके अंदर डेल्यूजन हेल्यूसिनेशंस थे। उसे लगता था, मैं जब भी राउंड पे जाता वो बोलता, डॉक्टर साहब मेरे पैर के अंदर कंप्यूटर की चिप्स लगी हुई है, प्लीज ऑपरेशन करके इस चिप को निकाल दो, मेरे दिमाग में कैमरा लगा हुआ है, मेरी सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरी सारी रिकॉर्डिंग करवाई जा रही है, प्लीज मैं पागल हो जाऊंगा, मेरी चिप्स को निकलवा दो। तो मुझे बड़ा दुख होता था। तो ऐसे जो पेशेंट है आइडियली ये सारे सिजोफ्रेनिया के होते हैं, जो काफी गंभीर बीमारी है। तो मेरे ये वीडियो बनाने का एम यह था, आप इसके सिम्टम्स को समझें, इसके लक्षणों को समझें, और कहीं भी आपको आपके आसपास परिजन में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में से सिम्टम्स दिखाई दें तो आप इन्हें अपने आसपास के जो नियर बाय साइकेट्रिस्ट हैं उनका एड्रेस दें, उनके बारे में अवेयरनेस करवाएं, इस बीमारी का जल्दी से जल्दी इलाज करवाने की उन्हें प्रेरणा दें, क्योंकि जितना जल्दी इसका इलाज होगा उतना जल्दी इसका प्रोग्नोसिस अच्छा होगा। जितना लेट इलाज होगा उतना मुश्किल से ये बीमारी ठीक हो पाएगी। तो दोस्तों आपके आसपास जो भी दोस्त हों, जो भी रिश्तेदार हों, उन तक इस मैसेज को पहुंचाएं, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों में स्किज़ोफ्रेनिया, जो कि हमारे मन का कैंसर कहलाता है, जो कि सबसे बड़ी मानसिक बीमारी है, जो कि आदमी के जीवन को पूरी तरीके से तहस नहस कर देती है। क्योंकि इंसान का दिमाग, भगवान ने इंसान को जानवरों से अलग एक ही चीज से बनाया है, वो है सोच समझ से, उसकी सोच समझ से बनाया है, उसकी सोचने की पावर से बनाया है। लेकिन सिजोफ्रेनिया के मरीज में इतने कॉग्निटिव डेफिसिट आ जाते हैं, उसकी सोचने समझने की क्षमता खराब हो जाती है, डिसीजन मेकिंग खराब हो जाती है, प्लानिंग नहीं कर पाता, कोई एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं कर पाता, रियलिटी से उसका कॉन्टेक्ट टूट जाता है, उसकी इनसाइट चली जाती है, मतलब उसे ये भी नहीं लगता कि वो बीमार है, इसलिए वो डॉक्टर के पास नहीं जाता। घर वाले उसे लेके जाते हैं तब भी नहीं जाता। कई बार घर वालों को दवाई को खाने में मिलाकर उसे पिलानी पड़ती है। तो इतनी खतरनाक बीमारी है। तो मेरा यही वीडियो बनाने का प्रयोजन था कि आप अच्छे से इस बीमारी को समझें और लोगों को समझाएं, ताकि लोग जल्दी से जल्दी मनोचिकित्सक से मिलें और इसका ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि मेडिसिन इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है, जो कि पूरे टाइम से पूरे फॉलोअप के साथ इंसान को लेनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।